हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। देखो, सबसे पहले यूसीसी एक टॉपिक है आज जो बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं। उसके बाद यूनिवर्सल इनकम करके एक टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीगल वाला टॉपिक है यूसीसी और यूनिवर्सल इनकम वाला टॉपिक जो है वो मतलब जो नॉर्मल अफेयर्स हैं उसका टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा आज के जो न्यूज़पेपर हैं थोड़ा सा उस पर बढ़ेंगे। उससे पहले क्लैट पॉइंट का जो क्लैट यूजी का हमारा एवेंजर बैच है, आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। 21,999 का ये कोर्स है। इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 7 बुक्स आपके घर पे आने वाली है, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू एच दिस एग्जाम सब कुछ मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल इसके डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लासेस देख सकते हैं। एंड इफ यू आर फॉलोइंग, इफ यू वांट टू इनरोल इन आर विजेता बैच जो कि 2 इयर्स का क्लैट यूजी का प्रिपरेशन कोर्स है, तो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन से इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट क्लैट पीजी, तो भी डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ऐप डाउनलोड करके उन कोर्सेज की डिटेल, डेमो क्लासेस, एवरीथिंग यू नीडेड, जो भी आपको जानकारी है सारी वहाँ पे मिल जाएंगी। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जस्ट इन केस आपको कुछ जानकारी और पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला आर्टिकल है, बीरेन आस्क मिजोरम सीएम टू प्रोटेक्ट मेटीज एमएलएज इन न्यू दिल्ली टू मीट पीएम। तो देखो क्या है, मणिपुर एंड मिजोरम इज पड़ोसी और काफ़ी सारी ये कम्युनिटी जो है ना वो आपकी मिजोरम में भी रहती है। तो उसी के लिए इन्होंने ये बोला है। क्या है ये क्राइसिस, मैंने लास्ट सेशन में फिर से रिवाइज करा ही दिया था आपको, तो अपने को डबल से जाने का मतलब नहीं है। ऑल दो सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल यार, और वी होप जल्द से जल्द चीज़ें जो हैं यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएं। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है मैसेकर ऑफ इनोसेंट्स। ये एक घटना घटी है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये घटना कहाँ घटी है। एक इंसिडेंट है। तो 41 पीपल जो हैं उनकी अभी डेथ हो गई है। कहाँ पे हुई है? ये आपकी हुई है उगांडा कॉन्गो बॉर्डर पे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ पे हुई है? उगांडा कॉन्गो बॉर्डर। थोड़ा सा ना पहले मैप देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये उगांडा है और ये आपका है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये इसका बॉर्डर है। तो इस एरिया में कहीं पे ये चीज़ घटना घटी है। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, एक एडीएफ करके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एडीएफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इट्स एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ठीक है, इनके द्वारा इस घटना को करने के लिए वो लिया गया है जिम्मेदारी। ये एडीए जो है ना ये 1990s में फॉर्म हुई थी कॉन्गो के अंदर। क्यों हुई थी? देखो ऐसा वहाँ पे कहा गया था कि उस समय जो लीडर थे उगांडा के, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में इसको बनाया गया था। ठीक है, उस समय उनके जो लीडर थे युगांडा के, उनका नाम है योवरी मुसाउनी। तो ये देखो छोटा सा एक करंट अफेयर का पार्ट है, इतने में आपको सब समझ में आ गया होगा। उगांडा कॉन्गो बॉर्डर पे ये घटना घटी है, एडीएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एडीएफ बनी कब थी, कैसे इसकी स्थापना हुई थी, वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो आई होप वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये भी यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा मैप से कि कहाँ पे उगांडा की लोकेशन है और कहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है आपका। फिर देखिए अगला आर्टिकल जो है ना वो है, जस्ट अ सेकेंड गाइज, हाँ, न्यू बिल ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड इज टू हेल्प नवाज। पाकिस्तान की अपोजिशन ने ऐसा बोला है। तो ये क्या न्यूज़ है? देखो आप लोगों को अगर याद होगा तो नवाज शरीफ पे काफ़ी सारे करप्शन के चार्जेस लगे थे और उसके बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गए थे। पर अभी एक बिल लाने की बात चल रही है पाकिस्तान में जिसमें कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फिर ये वापस कंटेस्ट कर सकेंगे और फिर से देश के हेड बन सकेंगे। तो पाकिस्तान में देखो यही सब खत्म नहीं होता है, कभी वहाँ पे कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। इमरान खान जी के पहले पीछे पड़े हुए थे, फिर वो हुआ, तो अब इनको वापस लाने की कोशिश हो रही है। तो वो वाली चीज़ है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अभी ये देखो क्यों न्यूज़ में था, ऐसा कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दे। एडिटोरियल भी आए हुए थे, इंडियन एक्सप्रेस में भी था, सब जगह पे थे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? देखो अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझना हो ना आपको, तो
आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा करने के लिए आपको गवर्नमेंट जो है वो एक बेसिक सैलरी प्रोवाइड करे। देखो एक सिंपल सी मैं आपको समझाने की इसको कोशिश करता हूँ। आज की डेट में गवर्नमेंट कुछ नहीं तो 100 से ज़्यादा स्कीम्स चलाती हैं लोगों के हेल्प के लिए, पुअर के हेल्प के लिए, कि उनको उस स्कीम का लाभ मिले। बट इंस्टेड ऑफ वो स्कीम्स जो अलग अलग चलती हैं, गवर्नमेंट सिर्फ एक स्कीम चलाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, और हर बंदे के अकाउंट में 5,000 रुपये डालने लग जाए तो भी काफ़ी भला हो सकता है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब यही है कि एक आदमी को एक मिनिमम नेसेसिटी अमाउंट दिया जाए हर महीने सरकार के द्वारा एज ए सैलरी। ठीक है, इंडिया में अभी क्यों न्यूज़ में था, बात हो गई थी कि इसको दे दिया जाए, इसको ले आया जाए। तो इसके एडवांटेज क्या है? देखो पहली चीज, पॉवर्टी जो है वो कम होगी हमारे देश में से। ठीक है, अब क्यों कम होगी? देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आएगा, हर इंसान के पास जो भी गरीब होगा, तो ऑफ कोर्स उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो होती तो बहुत अच्छी हैं, बट उसमें से कितनी मतलब ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाती है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन रहता है। तो वो वाली चीज़ आपको समझनी होगी। दूसरा देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब देखो हर आदमी के पास पैसा रहेगा तो हर आदमी उस पैसे को खर्च भी करेगा, समझ रहे हो? और जब वो खर्च करेगा तो वो पैसा कहाँ हेल्प करने वाला है? वो हमारी इकोनॉमी को ही तो हेल्प करने वाला है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहने वाली है। ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम, भाई देखो आप कितनी बार देखते हो कि कोई गरीब आदमी जो है सड़क पे दुकानों के बाहर गिरा हुआ खाना खा रहा है या इस तरीके की चीज़ें, तो उसको भी मेंटेन करने में काम में आएगा। और सोशल वेलफेयर सिस्टम जो है, जैसे इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं बट उसका कोई इतना एडवांटेज नहीं हो पाता है। बट यहाँ पे अगर डायरेक्टली पैसा अगर अकाउंट में जाएगा तो काफ़ी हद तक जो है आप ये कह सकते हो कि लोगों को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके क्या है, कुछ एडवांटेज हैं। बट देन देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो। सबसे पहली अफोर्डेबिलिटी। भाई सरकार ऐसे अगर सबको पैसा देने लग जाएगी तो क्या सरकार के पास इतना पैसा है भी देने के लिए? दूसरा कि फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार जब टैक्स और जो भी उनके रेवेन्यू आने के सोर्सेज हैं उसके थ्रू कमा कम पाए, खर्चा ज्यादा करे, इसे क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। दूसरा कि देखो सब एक और डिसएडवांटेज होगा, जब हर आदमी को फ्री में पैसा मिलेगा तो कोई आदमी काम नहीं करना चाहेगा, और काम नहीं करना चाहेगा तो भी वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। देखो हमारा इकोसिस्टम हर एक दूसरे चीज पे डिपेंड है, एक आदमी दूसरे पे डिपेंड है, पूरी इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। अब अगर कोई काम नहीं करेगा तो सारी की सारी जितने भी लोग हैं सब लोग उससे परेशान हो जाएंगे। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल समझो, एक ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक चलाने को मना कर दे, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। अब ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत काम में आता है, चाहे आप खेती का सामान हो, कृषि के सामान हो। आप ट्रांसपोर्टेशन तो किस चीज़ में काम नहीं है यार, हर चीज़ में काम है। एजुकेशन से लेके जितने बिजनेस हैं इंडिया के अंदर, दवाइयाँ, मेडिकल, जो भी नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, तो सब जगह इसका काम है। ठीक है, तो नो वर्क वाला एक चीज़ है। फिर इन्फ्लेशन राइज हो जाएगा। भाई देखो जब पैसा सबके पास ज़्यादा रहेगा तब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तब सप्लाई कम रह जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, हर कोई खर्चा करना चाहेगा ना। एक और इसका प्रॉब्लम है, देखो क्या पता नशा एंड ये सारी चीज़ें बढ़ जाएं, क्योंकि सिंपल सी ये बात है कि देखो जो गरीब आदमी होता है उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो नशा करते हैं, और जब उनको फिक्स अमाउंट मिलेगा तो फिर वो कहेंगे हमें काम धाम क्यों करना है, हम तो मस्त खा पी के पड़े रहें। तो वो वाली चीज़ है। तो ये डिसएडवांटेज भी हैं इसके। ठीक है, इसके बाद देखो एक और अभी नई स्कीम कर्नाटका में लॉन्च हुई है, वुमेन के लिए फ्री बसेस, मतलब ट्रैवल करना बसेस के अंदर। इससे पहले दिल्ली में किया हुआ जा चुका है, कर्नाटका ने भी इसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो राहुल गांधी जी जब सरकार लेके आए थे ना, तब उन्होंने उससे पहले ही कह दिया था वैसे तो, ये जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे कि हम वुमेन्स के लिए बसों में यात्रा फ्री करेंगे। अब इस स्कीम का नाम क्या है? शक्ति। ठीक है, इसमें क्या है, महिलाएं जो हैं वो बस में ट्रेवल करेंगी। अब इसमें देखो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि क्यों कर दिया ये वो, तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और कहीं ना कहीं वुमेन को और ज़्यादा सोसाइटी में एक्टिव करने के लिए स्कीम है। देखिए आप जब भी कोई भी चीज़ होती है ना तो लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं। आपके सामने देखिए 3 नाम लिखे हुए हैं, सावित्रीबाई फुले, आनंदीबाई जोशी, शी इज़ फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन, कादम्बी गांगुली। आपको इवन सावित्रीबाई फुले की कहानी पता होगी, जब ये पढ़ने जाने लगी थी तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, घरों में इनके दिक्कत हुआ, गोबर ओबर फेंके गए थे।
तो जब भी वुमेन आगे आने की कोशिश करती हैं तो दिक्कतें तो बढ़ती हैं। तो अब जैसे ये दिक्कत मतलब लोगों को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जो पैट्रियार्की सोसाइटी है ना वो कहीं ना कहीं उससे फिर ईगो हर्ट होता है। तो ये कर्नाटका में जो स्टेप उठाया, इससे क्या होगा, महिलाएं और ट्रेवल करेंगी और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, काम के लिए बढ़ेंगी, काम के लिए जाएंगी और ज़्यादा वर्कफोर्स में उनका एंट्री होगी। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा है। और अभी जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी में। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाकी ये स्कीम इज़ वेरी गुड एंड लेट्स सी। बस इसमें यह है कि दिल्ली में जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी तो एक दो प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे कि होता क्या था कि डीटीजीसी के जो ड्राइवर्स थे ना वो गाड़ी नहीं रोकते थे, उनको लगता था यार महिलाएं तो फ्री में बैठ रही क्यों रोकें। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। प्लस फिर सेफ्टी भी सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए, इंश्योर करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को, ठीक है। इसके बाद देखो आज का लास्ट आर्टिकल है, लॉ कमीशन सीक्स व्यूज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट इज द यूसीसी, द डिबेट अराउंड इट। ये हमारा आर्टिकल रह गया था, 1-2 दिन पुराना है न्यूज़ का, तो आज इसको कवर कर लेते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ए जेनेरिक सेट ऑफ गवर्निंग लॉज फॉर एवरी सिटीजन विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिलीजन। अब मैं इसको लेमन लैंग्वेज में आपको बोलूं तो क्या है, लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब ये है भाई हर किसी के लिए एक सेट ऑफ लॉज हो, किसी के लिए अलग ना हो। जैसे कि शादियां हो रही हैं तो एक ही लॉ से हो, डाइवोर्स हो रहे हैं एक ही लॉ से हो। दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर चीज के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया है। देखो कॉन्ट्रैक्ट लॉज आर सिमिलर, और भी जो आपके लॉज हैं वहां पे यूनिफॉर्मिटी है, बट जो पर्सनल लॉज है ना वहां पे नहीं है। तो उसी की लाने की मेन बात होती रहती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसको सपोर्ट मिला हुआ है तो बिल्कुल मिला हुआ है। आर्टिकल 44 हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसमें से किस आर्टिकल के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है, या ये वाली चीज़। देखो आप लोगों को ना एक मैं इस पर एक वो बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब ला रहे थे ना तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी तो बात हुई होगी, BR अम्बेडकर साहब, नेहरू साहब, इतने सारे लोग थे। तो उस समय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात चल रही थी, लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि लाना जरूरी है लेकिन इस समय नहीं, कुछ दिन बाद, क्योंकि तुरंत आज़ादी मिली थी, इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, फिर उसी में हिंदू मुस्लिम्स की लड़ाई हो जाती है, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती। तो उन्होंने इसलिए उसको कुछ समय के लिए टाल दिया था, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद क्या है, इसकी थोड़ा सा इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। तो इट डेट्स बैक टू द कॉलोनियल इंडिया व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1835 स्ट्रेसिंग द नीड, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, stressing the need for uniformity in the codification of Indian law relating to crime evidence and contract। देखो ये जो लाने की कोशिश करी गई थी ना उस समय, तो वो ले आए, वो ये इन्होंने कर दिया है। ये तो है ही है ना, आप एविडेंस में देख लो, आप कॉन्ट्रैक्ट लॉज में देख लो, क्रिमिनल मैटर्स में देख लो। और इन्होंने पर्सनल लॉज को छोड़ने की भी बात कही थी, क्योंकि इनको पता था कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर बाद में क्या हुआ, जब हिंदू लॉज को कोडिफाई करने के लिए BN राव कमेटी बनी, फिर हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो पूरा कोडिफाइड हुई, चीज़ें हुई, तो वो सारी चीज़ें हुई। बट कहीं ना कहीं इसमें जो यूनिफॉर्मिटी की बात थी ना वो कहीं ना कहीं रह गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी उसमें पीछे इस बात को लेके थे कि इंडियंस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी थी, वो तो डिवाइड एंड रूल पे बिलीव करते थे ना, तो वो तो वैसे भी नहीं चाहते थे कि सबका साथ हो। समझ रहे हो मेरी बात। इस पर देखो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी आए हुए हैं, तो क्या क्या जजमेंट्स हैं थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिस जॉर्डन डिंगडे केस, अभी प्रोनाउंसिएशन भाई देख लेना। इसमें क्या हुआ, 1985 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कहा था कि इसके अगेंस्ट में आप एक्शन लीजिए, इस चीज़ के ऊपर आप एक्शन लीजिए। हुआ क्या था, इसमें यह बोला गया था कि भाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कपल बिलोंगिंग टू द मीना कम्युनिटी। देखो ये बोला गया कि मीना कम्युनिटी जो है ना उसको एक्सेप्शन मिला हुआ है क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में आती है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट, ये एक्ट जो है ना हिंदू मैरिज एक्ट, इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, इस तरीके की बात कही गई थी। तो बाद में इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसको, गवर्नमेंट को, कि भैया आप डिसाइड करो, मतलब डिसाइड नहीं, इस पे तो जो डिसीजन दिया होगा
पर गवर्नमेंट को कहा होगा कि यूनिफॉर्मिटी लेके आइए भैया, ये क्या हो रहा है, किसी पे है किसी पे नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो सल्ला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का काफी फेमस केस है। इसमें शादी करने के लिए ना इस्लाम को अपना लिया था एक आदमी ने, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि वो शादी मान्य है कि नहीं है। तो पहली ये बात ये आई कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आप जो आपकी वाइफ है ना उनके साथ डाइवोर्स जो है ना फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही लीजिए, क्योंकि आपने उनके साथ पहले जिनके साथ शादी करी थी आपने हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू करी थी। तो ये सल्ला मुदगल केस था, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूं। द कोर्ट हेल्ड दैट द हिंदू मैरिज सोलमनाइज्ड अंडर हिंदू लॉ कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड एट एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। Conversion to Islam and marrying again would not be itself dissolve the Hindu marriage under the act, and thus a second marriage solemnized after converting to Islam would be an offence under section 494 of IPC। देखो ये तो सारी चीजें ठीक हैं, पर आपको पता है धर्मेंद्र जो हैं एक्टर सनी देओल के फादर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उन्होंने भी इस्लाम को अपना के सेकंड शादी करी थी, बिकॉज हेमा मालिनी इज हिज सेकंड वाइफ। अब मुझे पूरी स्टोरी तो नहीं पता है, बट हाँ ये मुझे कंफर्म है सनी देओल एंड बॉबी देओल आर his son from his first wife। तो ये था, उन्होंने भी इस्लाम को कन्वर्ट किया था, तो यार उन पे भी लगना चाहिए था, ये तो आईपीसी में फिर जेल होना चाहिए था इस हिसाब से। तो लॉजिक्स बहुत हैं भाई। फिर देखो क्या है, जॉन वेलिंगटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का ये केस था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में भी सरकार को कहा था इस पर डिसाइड करो। फिर 2017 में आप सभी को पता है ट्रिपल तलाक वाला वर्डिक्ट, वहां पे भी ये चीज थी। लॉ कमीशन ने भी 2018 में कुछ कुछ कहा था, लॉ कमीशन ने अभी भी कुछ कुछ कहा है। तो ये वो चीजें हैं, पर इसमें जो मेन चीज था वो सल्ला मुदगल और उससे पहले वाला केस था जो आपको पता होना चाहिए। देखो 100 बातों की एक बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बेसिक डिमांड ये है कि हर जो हमारे यहाँ पे अलग जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट चलता है, हिंदू मैरिज एक्ट है, तो ये सारी चीजें ना एक तरीके से रहें, कोडिफाई हों कि हर इंसान पे सेम चीजें एप्लीकेबल हो। ये नहीं कि भाई तुम पे अलग लग रहा है, तुम पे अलग लग रहा है, तुम पे अलग लग रहा है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। तो फायदा ये है कि पहली चीज तो कितना प्रोसीजर के लेवल पे, सरकार के लेवल पे कितनी चीजें आसान हो जाएंगी, हर अलग अलग। सबसे पहला फायदा तो स्टूडेंट्स का है, भाई हमें अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ने, मुस्लिम मैरिज एक्ट पढ़ने में लग जाती है, बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्या क्या लॉज हैं, और ये दोनों में ही हैं। फिर वहीं पे आपको एक और पढ़ना पड़ता है स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा ना यार। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की बल्ले बल्ले। अब मेन एडवांटेज देख लेते हैं, ये तो मजाक था। मेन एडवांटेज देखो ये कि यार सब चीजें एक तरफ गवर्न होंगी। पर्सनल लॉस बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक आया था, पोलीगैमी आया था, निकाह हलाला आया था, और इस तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा, यूनिफॉर्म कोड हो जाएगा, सारी चीजें सॉर्टेड हैं, अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा तो स्पेशल मैरिज एक्ट का जो क्राइटेरिया है वो खत्म हो जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों यूज होता है आज की डेट में, कि भाई इंटर रिलीजन शादी का कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो वहीं से लोग करते हैं। और अभी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आपके जो LGBTQIA+ कम्युनिटी हैं वो भी डिमांड कर रही है कि हमारी मैरिज वहीं पे करी जाए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। वो एक अलग टॉपिक है, कभी और देखेंगे। तो ये इसके एडवांटेज हैं यार। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई लोगों के पर्सनल लॉज जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। अब हर आदमी का अपना रिलीजन है, उसके अपने विचारधारा है, उसकी अपने माननापन है, तो फिर कहीं ना कहीं उस पर आप प्रेशर डाल के ये कह रहे हो कि इसको अपनाओ, तो वो वाली चीज़ है। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।